तो गाइस हम अभी स्टार्ट करते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। पहले हम परफेक्ट वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन को समझ लिए, और वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है उसको तो हम लोग समझ चुके हैं। ऐसी और एक यूटिलिटी फंक्शन है जिसमें गुड्स का टाइप और गुड्स दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा अलग होगा। इस गुड्स को कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलो देख लेते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का पहले हेडलाइन लिख लेते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ओके, तो u x1 x2 इस फंक्शन में जो वेरिएबल है वो कितना क्वांटिटी गुड x1 है, कितना क्वांटिटी गुड x2 हम कंज्यूम करेंगे, इक्वल टू क्या होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है इसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का जो यूटिलिटी फंक्शन है उसका फंक्शनल फॉर्म क्या है। फंक्शनल फॉर्म क्या है, a x1 प्लस b x2, मगर यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ कि a और b, a एंड b जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो ये है हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन। अभी हम समझते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। अब अगर पहले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और इकोनॉमिक्स के बारे में और गुड्स के टाइप के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जिसने में ऑलरेडी इसको स्टडी कर लिया है अपने जो लोअर क्लास में है, जो 11-12 में जो स्कूल हाई स्कूल में रहते हैं, उन सब लोगों को ये मालूम है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हम बोलते हैं कि कॉफी के अलावा कॉफी जो कॉफी नहीं पीता वो चाय पीते हैं, जिसको भी चाय नहीं पसंद वो लोग कॉफी पीते हैं, जिसको पेप्सी नहीं पसंद वो लोग थम्स अप पीते हैं, जिसको थम्स अप नहीं पसंद वो पेप्सी या तो कोका कोला व माजा बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो किसी चीज के बदले किसी और गुड्स को हम कंज्यूम करेंगे। मैं अगर कॉफी नहीं पीता हूं तो मैं चाय पीऊंगा। ओके, मुझे कॉफी पसंद नहीं, कॉफी के अलावा मुझे चाय पसंद है। मगर देखो ये जो बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मुझे राइस पसंद नहीं, मैं तो चपाती खाऊंगा, मुझे जो और बहुत सारे गुड्स है जो समझो कि मुझे पेप्सी पसंद नहीं, मैं कोका कोला पीऊंगा, ठीक है, कोका कोला खाऊंगा। तो और उसके बाद क्या कर सकते हैं, मुझे बिरयानी पसंद नहीं, मैं फ्राइड राइस खाऊंगा। तो ऐसे ही जो हमने एग्जाम्पल को फॉर्म किया बेसिक क्लास में, तो जब हम छोटे थे 11-12 में थे, वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट सिर्फ ये कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, चाय, इसमें इसके अंदर ये रेस्ट्रिक्ट नहीं है। हम हर एक गुड्स को हर एक कॉम्बिनेशन के साथ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट को फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है। एक ही गुड को पेप्सी के साथ ही हम पेप्सी को ही परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, उसका भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कैसे कैसे गुड्स को और किस किस कॉम्बिनेशन को हम बोल सकते हैं। चलो पहले हम पैसे की बात करते हैं, ठीक है। पैसे देखो, यहाँ पे देखो कि समझो यहाँ पे दोनों गुड्स हैं, एक है x2 और एक है x1। ओके, x2 एंड x1 ये दोनों गुड है। गुड मतलब इसका कंजम्पशन इंक्रीज करोगे, इसको अगर ज्यादा कंज्यूम करोगा तो मेरा यूटिलिटी इंक्रीज करेगा। समझो यहाँ पे x1 जो है 500 रुपी नोट है। ओके, 500 रुपी नोट, और यहाँ पे ये है 100 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट। तो अभी मेरे पास एक 500 रुपए का नोट है और 20 100 रुपए का नोट है। अभी मेरा आपसे ये सवाल है कि ये क्वेश्चन है कि अगर मैं x1 यूनिट इंक्रीज करूंगा, अच्छे से समझो, x1 को अगर 1 से 2 यूनिट करूंगा तो मेरे पास टोटल पहले क्या था, 20 100 का नोट मतलब 2000 और एक 500 का नोट, तो क्या है टोटल मेरे पास कितना पैसा होगा, मेरे पास 2500 रुपीज होगा। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक 500 का नोट इंक्रीज कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 100 का नोट कितना सैक्रिफाइस करे, 100 का नोट 100 का नोट कितना सैक्रिफाइस करे कि मेरा टोटल यूटिलिटी 2500 रह जाए।
2500 तो रहना चाहिए आपका टोटल पैसा। अगर मैं बोलूं कि सुनो कि मैं तुमको थोड़ा सा 500 रुपया और एक 500 रुपया का पत्ता देता हूं, और एक 500 रुपया देता हूं, 500 रुपया का नोट और एक देता हूं तुमको, तो उसके बदले मुझे छुट्टा करके दो, मुझे ये छुट्टा करके दो, और उसके बदले मुझे कितना तुमको कितना 100 रुपया का नोट सैक्रिफाइस करने पड़ेगा, मुझको कितना 100 रुपया का नोट देना पड़ेगा। अच्छे से समझो, अगर तुम्हारे पास पहले एक 500 का नोट और 20 100 रुपीज की नोट है, तो तुम्हारा टोटल जो कैश होल्डिंग है वो 2500। अभी मैं बोलता हूं कि सुनो मेरे पास एक बड़ा नोट है, 500 का नोट है, मुझे छुट्टा चाहिए, ठीक है, मुझे छोटा छोटा नोट चाहिए कि मैं इसको थोड़ा सा लिक्विडिटी इंक्रीज कर सकूं, मेरे पास थोड़ा सा 100 रुपया का नोट चाहिए। तो मुझे बताओ कि मैं अगर तुमको 500 रुपया का एक नोट दूंगा तो तुमको कितना 100 रुपया का नोट सैक्रिफाइस करना होगा? 5। अगर 5 इंटू 100 करते हैं, अगर 100 रुपया का 5 नोट आप सैक्रिफाइस करोगे तो उसका इक्वल होता है 500। तो आप 5 यूनिट ऑफ 100 रुपया का नोट सैक्रिफाइस करके मुझे दोगे, तो आपका जो x2 का होल्डिंग हो जाएगा, आपके पास अभी 15x2 बचा रहेगा, मगर इसका यूटिलिटी सेम रहेगा, क्योंकि 15 इंटू 100 करके आप 1500 आपके पास 1500 का अभी 100 रुपया का नोट है, 1500 रुपए का नोट है, तो आपके पास 1500 प्लस 2 500 रुपया का नोट है, टोटल 1000, तो 2500 आ जाएगा। ओके, अभी इसको अगर और एक यूनिट इंक्रीज करते हैं, या और एक 500 रुपया का नोट आपको देता हूं, तो उसके बाद आप फिर से 100 रुपया का नोट मुझे दोगे, आप सैक्रिफाइस करोगे, तो आपके पास टोटल 100 रुपया का जो होल्डिंग है वो है 10 यूनिट्स और 100 का नोट आपके पास रहेगा। उसके बाद इसको अगर 4 करता हूं, उसके फिर से एक इंक्रीज करता हूं, तो आपके पास जो टोटल 100 रुपया का नोट होल्डिंग है वो डिक्रीज होगा। आप 100 रुपया मुझे देंगे, तो उसके बाद आपके पास टोटल 100 रुपया का नोट कितना बचेगा? 5। और उसके बाद जब मैं 5 और एक 500 रुपया का नोट आपको दूंगा, उसके बदले आपसे मैं 100 रुपया का और 5 नोट ले लूंगा, तो इसके बाद आपके पास जो टोटल 100 रुपया का नोट रहेगा वो तो खत्म हो चुका है, अब 0 हो जाएगा। अच्छे से समझ पा रहे हो कि पहले आपके पास एक 500 रुपया का नोट 100 रुपया का नोट था। अभी मैं क्या बोला कि बेटा मेरे पास 500 रुपया का नोट है, तो आप देखो मुझे आप मुझे 100 रुपया का नोट दो, मैं आपको 500 रुपया का इक्विवेलेंट अमाउंट का 500 रुपया का नोट दूंगा। तो अभी अगर मैं 500 रुपया का एक नोट आपको देता हूं, तो उसके बदले आप कितना 100 रुपया का नोट सैक्रिफाइस करोगे? 100 रुपया का नोट सैक्रिफाइस करोगे, तो आपके पास टोटल 100 रुपया का होल्डिंग डिक्रीज हो गए 15 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको फिर से 500 रुपया का और एक नोट आपको देता हूं, उसके बदले आप फिर से 100 रुपया का 5 नोट मुझे दोगे। ऐसे करके आपका जो यूटिलिटी है, आपके पास टोटल मनी होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू सेम रहेगा। अभी भी आपके पास 2500 रुपीज है, या फिर 100 का नोट 0 है, मगर 500 का नोट 5 है, तो आपके पास अभी भी 2500 रुपीज है और आपका यूटिलिटी सेम रह गया। तो यहाँ पे हमारा एमआरएस क्या होगा कि अगर हम देखो अच्छे से, एक यूनिट X1 को इंक्रीज करते हैं, एक यूनिट 500 रुपया का नोट इंक्रीज करते हैं, तो हमको 100 रुपया का कितना नोट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? 5 नोट। फिर से अगर हम यहाँ पे एक यूनिट 500 रुपया का नोट इंक्रीज करते हैं, तो हमको कितना 100 रुपया का नोट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? 5। तो अगर हम फिर से 500 का एक नोट हमारे जेब में इंक्रीज करते हैं, तो हमको 100 रुपया का कितना नोट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? ये था 5। फिर से हम अगर 500 का और एक नोट इंक्रीज करेंगे, तो हमको 100 रुपया का नोट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है कि अगर X1 की एक यूनिट इंक्रीज करता हो, तो X2 कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वो होता है एमआरएस। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि एमआरएस क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है
डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1 लॉस अपॉन गेन। तो हमारा लॉस कितना है, हमारा गेन कितना है 1, लॉस कितना है -5, तो एमआरएस है -5, हम मॉड लगा देते हैं 5 आ गया। तो यहाँ पे एमआरएस होगा 5। अभी हम इसका यूटिलिटी फंक्शन कैसे डिराइव करेंगे, इसका भी प्रोसेस है, इसका प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो कि यहाँ पे कैलकुलेशन है, समझो 1 यूनिट ऑफ x1 इक्वल टू 5 यूनिट ऑफ x2। देखो अच्छे से, अगर एक यूनिट x1 मतलब एक यूनिट 500 का नोट के बदले उसका इक्वल वैल्यू कौन कितना x2 रखता है। अगर आप 500 का एक नोट ज्यादा लोगे तो आपको 100 का कितना नोट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 5 नोट, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, 1 यूनिट ऑफ x1 इक्वल टू 5 यूनिट ऑफ x2। तो अभी फंक्शन बनाने का एक प्रोसेस है। देखो हम यहां पे लिखेंगे कि x1 प्लस गैप देंगे x2 और इसके सामने जो 5 है इसको इसके कोफिशिएंट में लगा देंगे और इसके सामने जो ये जो वैल्यू है इसको इसके सामने लेके आ जाएंगे, स्वैप करेंगे, ट्रांजैक्ट करेंगे, ठीक है। इसको यहां पे करेंगे तो क्या आएगा 5x1 प्लस 1x2, उसका मतलब आएगा 5x1 प्लस x2। ये होगा इसका यूटिलिटी फंक्शन, ये हैक फॉर्मूला है, ओके। ये शॉर्टकट है, कॉन्सेप्ट यहां से बिल्ड हो रहा है तो सारे बच्चों का, सारे स्टूडेंट का गलत हो जाता है, इसके लिए मैंने ये शॉर्टकट दिखाया है आपको। अभी ये जो फंक्शन है ये हर टाइम हर एक यूटिलिटी फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में जब आपको एग्जांपल देने के बाद यूटिलिटी फंक्शन बनाना होगा तो आप ऐसे स्वैप करके आप बना सकते हो इसको, ठीक है, 5x1 प्लस x2। तो अब देखते हैं ये यूटिलिटी फंक्शन ये हर एक बंडल में, देखो एक 500 का नोट 20 का नोट, दो 500 का नोट 1500 का नोट, तीन 500 का नोट 10 का नोट, चार 500 का नोट 500 का नोट। तो ये सारे बंडलों में टोटल यूटिलिटी, टोटल मनी होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू सेम है। तो हमको देखना होगा ये सारे बंडल में यूटिलिटी भी सेम होगा क्योंकि मनी होल्डिंग सेम है, तो यहाँ पे यूटिलिटी भी सेम होगा। तो हमको देखना होगा ये यूटिलिटी फंक्शन में जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो इस सारे बंडलों का यूटिलिटी सेम रहता है या नहीं रहता, ओके। अगर सब बंडलों का यूटिलिटी सेम रहेगा तो ये यूटिलिटी फंक्शन सही कहलाएगा। ये यूटिलिटी फंक्शन काम कर रहा है, इसको हमको समझना होगा। अगर इस काम कर रहा है ये यूटिलिटी फंक्शन, इसको कैसे समझे कि सारे जो बंडल्स है इस बंडलों में टोटल मनी होल्डिंग, टोटल यूटिलिटी सेम है। अगर इन सब लोगों का कार्डिनल वैल्यू सेम रहेगा, यूटिलिटी फंक्शन में जो वैल्यू आता है वो सेम अगर रहता है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स का यूटिलिटी सेम है, ओके। तो हम देखते हैं 5x1 प्लस x2, ओके। 5x1 प्लस x2, देखो इस पॉइंट का निकलते हैं पहले 5x1 प्लस x2, 5x1 प्लस x2 क्या आएगा। पहले हम एक बार इसको रिमूव कर लेते तो थोड़ा सा ज्यादा जगह मिलेगा हमको लोगों को। इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना, मैं रिमूव कर रहा हूं अभी, ओके। देखो हमारा फंक्शन क्या है 5x1 प्लस x2 कितना आएगा, यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट का हम वैल्यू निकालेंगे। 5x1 कितना है, x1 1 है, 5 इंटू 1, x2 कितना है 20, तो कितना आ रहा है 25। यहाँ पे 5x1 कितना है 2, इंक्रीज हो गया, 500 का एक नोट इंक्रीज होगा तो क्या होगा 5 इंटू 2, मगर 100 का 5 नोट डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे कितना होगा 15, तो कितना होगा 25। यहाँ पे सेम 5 इंटू 3, 3 500 का नोट, 3 500 का नोट और यहाँ पे 10, तो कितना हो रहा है 25। यहाँ पे कितना होगा 5 एंड 4 4 500 का नोट, तो कितना होगा यहाँ पे 5 इंटू 4 प्लस 5 25। और यहाँ इस बंडल में कितना होगा
5 500 का नोट, 0 100 का नोट, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 × 5 प्लस 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 25। तो हर एक बंडल का यूटिलिटी का नंबर, कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स में 1, 20, 2, 15, 3, 10, 4, 5, 5, 0, ये सारे बंडलों में यूटिलिटी का लेवल सेम है। तो ये सारे बंडल सेम आईसी में आएगा, क्योंकि जब कोई बहुत सारे बंडल का यूटिलिटी सेम होता है तो ये सारे बंडल एक ही आईसी में लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे था कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी हम जंप करेंगे कि इसका जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि आईसी कैसे आएगा, बजट लाइन कैसे आएगा, ऑप्टिमल चॉइस कैसे आएगा। चलो उस पार्ट के ऊपर हम जंप करते हैं। पहले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे जो पॉइंट था मैंने उसको रिमूव कर दिया, उसको भी थोड़ा सा पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा सा रिवर्स करके, कोई बात नहीं। अब एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो उस पार्ट के ऊपर जंप करते हैं जहां पे हम ऑप्टिमल चॉइस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट देखेंगे। तो हमने तो अभी बात कर चुके हैं कि जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में एग्जाम्पल क्या होता है और उसका यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, उसका यूटिलिटी फंक्शन का जो इक्वेशन है वो कैसे आता है, यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव कैसे करते हैं। अभी यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करने के बाद हमने देखा कि ऑल माने ओवर द टाइम ऑल बंडल्स में यूटिलिटी सेम है और इसका एमआरएस कांस्टेंट है। इसको मत ये माइंड में जरूर रखना कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में एमआरएस कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमने देखा कि एमआरएस हर एक बंडल के लिए जब हम चेंज बाय लॉस अपॉन गेन कर रहे थे तो हमको एमआरएस मिल रहा था 5, तो एमआरएस कांस्टेंट है तो यूटिलिटी फंक्शन स्ट्रेट लाइन होगा। इसको ये सब हमको पता है। तो अभी हम देखते हैं कि ऑप्टिमल चॉइस कैसे डिराइव होता है, इक्विलिब्रियम कैसे आता है, आईसी कैसे आएगा और उसके बाद आईसी और बजट लाइन के साथ साथ ऑप्टिमल चॉइस कैसे आएगा। तो चलो फटाफट इस वीडियो को देखो और इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग पहले फिर से लिख लेते हैं कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ux1, x2 इक्वल टू ax1 प्लस bx2 a एंड b ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये है हेडलाइन हमारा। यहाँ पे ऑप्टिमल चॉइस को हम डिराइव करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले एक चीज आपको बेसिक समझना होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है। देखो एमआरएस कांस्टेंट है, एमआरएस समझो 5 है, ठीक है। एमआरएस कांस्टेंट है, तो एमआरएस जब कांस्टेंट है तो हमको देखना पड़ेगा ये आईसी कैसा होगा। आईसी यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे दोनों गुड्स लगा हुआ है, पहले केस में भी था। तो यहाँ पे आईसी जो होता है, आईसी यहाँ पे होता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कांस्टेंट एमआरएस है, नहीं ये डिमिनिशिंग एमआरएस है, नहीं तो ये इंक्रीजिंग एमआरएस है। यहाँ पे कांस्टेंट एमआरएस लगा हुआ है तो आईसी स्ट्रेट लाइन होगा। आईसी अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, ओके, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो एक्सिस है इसको टच कर रहे हैं। क्यों टच कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक पॉइंट देखा था जहां पे था 0,5 आता है 0,5, ओके। और यहाँ पे जो 25,0 ये दोनों पॉइंट आएगा, क्योंकि देखो जब 0 है, x1 जब 0 है उसका मतलब क्या है, x1 जब 0 है उसका मतलब क्या है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ पे ये पॉइंट आएगा कि x1 क्या था, x1 हमारे एग्जांपल में था 500 का नोट, तो यहाँ पे सही था, सॉरी 0,5 जब है उसका मतलब क्या है, मेरे पास 100 का एक भी नोट नहीं है और 500 का 5 नोट है, तो हमारा मेरा टोटल मनी होल्डिंग क्या है। इसको यूटिलिटी से मत, इसको बजट लाइन के तरह नहीं मत देखो, बजट लाइन एक अलग चीज है। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ 2500 रुपीज मेरे पास है और 2500 रुपीज में मेरा यूटिलिटी 2500 है, समझे। ऐसे मेरे पास 2500 रुपीज अगर है, कैसे भी करके हो, 25 क्वांटिटी 100 रुपीज हो या 5
ये 5 क्वांटिटी 500 का नोट हो, मेरा यूटिलिटी सेम रहेगा क्योंकि मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ मनी सेम है। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो कॉर्नर, यहाँ पे ये जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, ये मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा कि यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ये जो एक्सिस है इसको टच करेगा 2500 और यहाँ पे 25 क्वांटिटी 100 रुपीज का नोट है और 0 क्वांटिटी 500 का नोट है, तो मेरे पास टोटल मनी होल्डिंग क्या है 2500। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक स्ट्रेट लाइन होता है और ये स्ट्रेट लाइन एक्सिस को टच करता है, मगर जब हमने वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा था तब हमने देखा था ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वेल बिहेव एक्सिस को टच करेगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्यों वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन जब कॉन्वेक्स होगा तब ये एक्सिस को टच नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि ध्यान दो, याद करो कि यूटिलिटी फंक्शन में जो वेल बिहेव होता है वो है u x1.x2 और x1.x2 में अगर जब ये आईसी को ये जो एक्सिस को अगर टच करता है तब x1 नहीं तो x2 एक 0 हो जाएगा, नहीं तो x1 0 होगा नहीं तो x2 0 होगा। और अगर ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन में कोई भी इनपुट 0 अगर हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी 0 आ जाता है, जो नहीं हो सकता। तो हमको जब वेल बिहेव पढ़ना होगा तो हम आईसी ले जाएंगे, इंफिनिटी डिस्टेंस में ले जा सकते हैं, मगर हम यहाँ पे एक्सिस को टच नहीं कर सकते। तो एक्सिस को अगर टच करेंगे तो यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन लगा है, इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, मगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में ऐसा कुछ नहीं होता। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हम आईसी को ये जो क्या कहते हैं एक्सिस के साथ टच करा सकते हो। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट। इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूं और उसके बाद हम ऑप्टिमल चॉइस के ऊपर जंप करते हैं। देखो बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन एक ऐसा होता है, अभी देखो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में जो आईसी होगा बजट लाइन तो ऐसा होगा। 3 केस हो सकते हैं, 3 केस। देखो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में जो आईसी होता है वो तो एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन कैसा हो सकता है? स्ट्रेट लाइन बजट लाइन से स्टीपर भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन बजट लाइन से फ्लैटर भी हो सकता है। मैं अभी इसको नहीं टच कर रहा क्योंकि टच कर भी सकते हो, नहीं कर भी सकते हो। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। तो अभी आईसी जो है, आईसी इस बजट लाइन से स्टीपर भी हो सकता है, फ्लैटर भी हो सकता है और बजट लाइन से कोइंसाइड भी कर सकता है। कोइंसाइड, बजट लाइन पे कोइंसाइड भी कर सकते हैं। तो ये तीनों केस पॉसिबल है और हमको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में तीनों केस डिराइव करना होगा और पढ़ना भी होगा और समझना भी होगा। तो चलो इसको रिमूव करके हम उस पॉइंट में ऊपर जंप करते हैं। ओके, तो पहले आप देखो कि हम 3 डायग्राम ड्रॉ करते हैं। केस 1 इसमें के अंदर निपटाएंगे। केस 2 के लिए इतना जगह लगेगा और केस 3। तो पहले देख लेते हैं हम केस 1। ओके, केस 1 देखो अच्छे से। केस 1 के अंदर क्या होता है कि ये है x1, ये है x2। ओके, हमारा आईसी समझो, पहले बजट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, बजट लाइन सब समझो, ये ब्लैक वाला है बजट लाइन। ओके, मगर हमारा आईसी क्या है? आईसी इससे स्टीपर है। ओके, आईसी इससे स्टीपर है। तो मुझे बताओ ये जो P वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या हो रहा है? कौन सा वाला कर्व ज्यादा स्टीपर है, आईसी या बजट लाइन? आईसी स्टीपर है। अच्छे से देखो, ये P पॉइंट में आईसी ज्यादा स्टीपर है, बजट लाइन से ज्यादा स्लोप है। तो यहां पे क्या आ रहा है कि स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बीएल, बजट लाइन। तो आईसी का स्लोप क्या है? एमआरएस। और बजट लाइन का स्लोप क्या है? P1 by P2।
अगर जिसको ये कैसे आ रहा है, P1 by P2 कैसे आ रहा है, आप पहले वाला वीडियो पहले देखो। ये इस प्लेलिस्ट में जो OLVF यूटिलिटी फंक्शन का डेफिनेशन सब कुछ मैंने कवर कर चुके हैं। एमआरएस क्यों आ रहा है, एमआरएस के बाद एमआरएस का वैल्यू क्यों आ रहा है, एमआरएस का वैल्यू है MUX1 by MUX2। इसको पहले देखो, जिसको भी ये ब्रेन के ऊपर से जा रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, वो पहले इसको देख के आओ। MUX1 by MUX2, P1 by P2 ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर हम इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं, MUX1 by P1 इज ग्रेटर देन MUX2 by P2। तो P पॉइंट में क्या हो रहा है, हम MUX1 स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बार्जर लाइन एट P पॉइंट। इस पॉइंट से जब हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं तो हमारे पास आता है कि पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी X1 के कंजम्पशन से ज्यादा आ रहा है। X1 के कंजम्पशन अगर करे, X1 और X2, एक कंज्यूमर अगर X1 और X2 दोनों कंज्यूम करे तो पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी X1 से ज्यादा आ रहा है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, P पॉइंट पे रहेगा या शिफ्ट करेगा, X1 ज्यादा कंज्यूम करेगा। हाँ, X1 को ज्यादा कंज्यूम करेगा। उसके बाद क्या होगा देखो, समझो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, उसके बाद हमारा IC यहां पे आएगा। अभी Q पॉइंट में क्या हो रहा है, P से Q पर गए, क्योंकि हमारा जो X1 के ऊपर पर रुपी मार्जिनल यूनिट ज्यादा आ रहा है, तो हम P से Q पे जा रहे हैं। तो इस पॉइंट में क्या होगा कि पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी अभी भी ज्यादा है। Q पॉइंट में क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X1। इससे क्या पता चल रहा है, Q पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X1 by P1 मतलब पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी अभी भी ज्यादा है X1 कंज्यूम करने से। तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज नहीं हुआ। कंज्यूमर अभी क्या करेगा, X1 का जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करेगा। अभी देखो कंज्यूमर क्या कर रहा है, अभी कंज्यूमर इस पॉइंट में आ गया, E पॉइंट में आ गया, ठीक है, समझिए E पॉइंट। अभी क्या हो रहा है, किसका स्लोप ज्यादा है, IC का या बजट लाइन का? IC का स्लोप ज्यादा है, बजट लाइन थोड़ा सा फ्लैटर है, IC का स्लोप बहुत ज्यादा है। तो क्या है, स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो यहाँ पे पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी अभी भी X1 कंजम्पशन से ज्यादा आ रहा है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, X1 का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। तो कंजम्पशन इंक्रीज कर दो, मगर आपका ऑप्शन ही नहीं है, कंज्यूमर के पास ये ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अभी इतना ही बजट है। आपका जितना कंज्यूमर के पॉकेट में जितना पैसा था उससे E पॉइंट तक ही हम अचीव कर सकते हैं कंज्यूमर। इसके बाद कंज्यूमर इंक्रीज नहीं कर सकता, इंक्रीज करने का कोशिश करेगा मगर उसके पास इतना पैसा नहीं होगा। बजट लाइन में एकदम कॉर्नर में आ गया है, इसको कहते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन आ गया है। तो ये पॉइंट जो ई पॉइंट है, इसको कहेंगे हम ऑप्टिमल चॉइस, क्योंकि इससे ज्यादा कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका डिमांड रहेगा, उसके दिल में इच्छा होगा कि हम X1 के कंजम्पशन इंक्रीज करें, क्योंकि पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी वहां से ज्यादा है, X1 से ज्यादा है, मगर कंज्यूमर नहीं कर सकता क्योंकि सारे बजट सारा पैसा वो यूज कर चुका है X1 के कंजम्पशन में। और इस पॉइंट में X2 का कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, एक पूरा पैसा X1 के ऊपर खर्चा करेगा। तो यहाँ पे X1 कितना खर्चा करेगा इस पॉइंट में, अच्छे से देखो, पूरा पैसा X1 के ऊपर खर्चा करेगा। तो क्या होगा, टोटल मनी इनकम बाय X1 का प्राइस M1 by P1 होगा X1 स्टार, ऑप्टिमल चॉइस, ठीक है। और X2 कितना कंज्यूम करेगा, कुछ भी X2 नहीं कंज्यूम करेगा, जीरो। तो जब IC का स्लोप बजट लाइन के स्लोप से ज्यादा होता है, जब MRS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो होता है, तब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन के अंदर कंज्यूमर सारा पैसा X1 के ऊपर खर्चा करेगा। फिर से सुन लो, जब MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशियो होता है उसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है और यूटिलिटी फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, तब कंज्यूमर सारा पैसा X1 के ऊपर खर्चा करेगा। जब MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, in case of perfect substitute, consumer spends all his money income in consumption of X1, for consumption of X1। चलो अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में उल्टा केस, हम पहले की तरह क्या करते हैं, बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, यहां पे है
x1 यहाँ पे है x2 हो गए। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा समझते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो आईसी है वो फ्लैटर है। तो अब मुझे बताओ कि जो पी पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका उल्टा केस होगा, स्लोप ऑफ आईसी इज लेस देन स्लोप ऑफ बीएल बजट लाइन, ओके। क्योंकि देखो किसका स्लोप ज्यादा है, बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है, और जो आईसी है वो थोड़ा सा फ्लैटर है पी पॉइंट में। तो यहाँ पे क्या होगा, एमआरएस लेस देन प्राइस रेशियो। एमआरएस क्या है, एमयू एक्स1 बाई एमयू एक्स2 लेस देन P1 बाई P2। तो यहाँ पे क्या है, एमयू एक्स1 बाई P1 लेस देन एमयू x2 बाई P2। उल्टा केस ग्रेटर देन लेस देन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी कहां पे ज्यादा है, x2 के कंजम्पशन से पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर का टेंडेंसी क्या रहेगा कि हम x2 की कंजम्पशन इंक्रीज करें। समझो कि कंज्यूमर अभी इस पॉइंट में आ गए, थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ मगर समझ लो स्ट्रेट लाइन हुआ ये। अभी ये पॉइंट है Q, यहां पर भी सेम केस अभी बजट बाकी हुआ है। अभी क्या है, स्लोप ऑफ आईसी इज लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, क्योंकि फ्लैटर है आईसी और बजट लाइन स्टीपर है। फिर से कंज्यूमर बोलेंगे कि हम अगर x2 को कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो पर रुपये मार्जिनल यूटिलिटी x2 से ज्यादा है, मैं x1 क्यों कंज्यूम करूं। फिर से वो जाएगा इस पॉइंट में इंक्रीज होगा, ओके। और उसके बाद जब वो ई पॉइंट में आ जाएगा फिर से वही सॉन्ग आएगा और यहाँ पे बोलेगा कि पर रुपये मार्जिनल यूटिलिटी x2 कंजम्पशन से ज्यादा है, मगर मैं बोलूंगा तेरे पास तो पैसा ही बाकी नहीं है, पूरा पैसा खा लिया x2 में, बोलेगा ओके और कुछ नहीं कर सकता, यही ऑप्टिमल चॉइस है। तो इस पॉइंट में कौन तो हमने अभी जो डिस्कस किया था कि कंज्यूमर यहाँ पे पर रुपये मार्जिनल यूटिलिटी x2 गुड्स में ज्यादा मिल रहा है, तो x2 के कंजम्पशन कंज्यूमर डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। मगर इस ई पॉइंट में आके कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर अपने मोस्ट कॉर्नर बजट में आ चुका है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद उसका बजट खत्म हो चुका है, उसका पॉकेट में जितना पैसा था वो खत्म हो चुका है। तो अभी E2 पॉइंट के अलावा वो थोड़ा सा इंक्रीज नहीं कर सकता, अपने आईसी को शिफ्ट नहीं कर सकता इस पॉइंट के अंदर। अगर ई पॉइंट में है तो उस ई पॉइंट में कंज्यूमर पूरा पैसा x2 के ऊपर खर्च कर देगा और x1 को जीरो खर्च करेगा, क्योंकि उस टाइम में कंज्यूमर का टेंडेंसी रहेगा कि मेरा पर रुपये मार्जिनल यूटिलिटी इस P2 पॉइंट इस x2 के कंजम्पशन से ज्यादा हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली x2 खर्चा करूंगा, x2 के ऊपर खर्चा इंक्रीज करूंगा। मगर ई पॉइंट के बाद उसका अगर बजट लाइन शिफ्ट नहीं करता है, उसका इनकम, उसका पॉकेट मनी अगर इंक्रीज नहीं करेगा तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और केस 3 जो है सबसे यूनिक केस इन द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इसमें क्या हो रहा है कि जो आईसी है और बजट लाइन है वो एक दूसरे के साथ अलाइन है और एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। ये दोनों केस में कौन सा भी केस इस केस 3 में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहला जो केस था कि स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, सेकंड केस था स्लोप ऑफ आईसी इज लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। मगर हियर कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिकॉज स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन हो जा रहा है। और यहाँ पे क्यों कंज्यूमर इंडिफरेंट है, उसका फंडामेंटल एक ही रीजन है कि पर रुपये मार्जिनल यूटिलिटी दोनों जगह सेम है भाई, दोनों जगह सेम है। और इस पॉइंट में कंज्यूमर कोई सा भी पॉइंट में अगर कंज्यूमर लाई करता है, ये ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो, सी पॉइंट मान लो, डी पॉइंट मान लो, अगर मैं कंज्यूमर को बोलूंगा तुम किस पॉइंट में लाई करना चाहोगे, वो बोलेगा मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट सारे पॉइंट में इंडिफरेंट हूं। क्यों? इसका फंडामेंटल रीजन एक ही है कि पर रुपये मार्जिनल यूटिलिटी सेम इन 4 केसेस, ए बी सी डी में सारे जगह पर रुपये मार्जिनल यूटिलिटी सेम रह रहा है। तो कंज्यूमर के ऊपर किसी भी तरह, किसी भी टाइप की मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करने को, अपना यूटिलिटी इंक्रीज करने का टेंडेंसी नहीं रहेगा। कंज्यूमर इज टोटली इंडिफरेंट इन दिस केस। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में ये केस 3 केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम जाएंगे इसका लास्ट टॉपिक
कि ऑप्टिमल चॉइस कैसा होगा, और ऑप्टिमल चॉइस में हम इसको समझेंगे कि इस पॉइंट में कंज्यूमर कितना कंज्यूम करेगा, X2 कितना कंज्यूम करेगा, और केस 3 ज्यादा कुछ नहीं आता क्योंकि केस 3 बहुत ज्यादा सिंपल है, यूनिक है। तो केस 1 और केस 2 में हम देखेंगे कि ये X1 कितना कंज्यूम करेगा, X2 कितना कंज्यूम करेगा, यही है। तो छोटा सा टॉपिक बाकी हुआ है और पूरा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमको अभी देखना होगा एग्जांपल के साथ कि अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर कैसा क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑप्टिमल चॉइस कैसे आने वाला है। तो सब कुछ हम देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों केस 1 और केस 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा कि जब आईसी का ये जो बजट लाइन है, एक बार बजट लाइन को ब्लैक कर देता हूं, थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूं। यहाँ पे अगर बजट लाइन ऐसा है तो बजट लाइन में दोनों केस हो सकता है। अगर आईसी का स्लोप ज्यादा है तो ऐसा केस, जब आईसी का स्लोप ज्यादा है, और दूसरे वाला केस जब यहाँ पे बजट लाइन ये है और आईसी का स्लोप कम है, बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है और आईसी का स्लोप कम है, ये वाला केस, ये दोनों केस पॉसिबल है। यहाँ पे एक आईसी का स्लोप ज्यादा है तो यहाँ पे कॉर्नर सॉल्यूशन, अगर बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है तो यहाँ पे कॉर्नर सॉल्यूशन आएगा। तो और इस पॉइंट में ऑप्टिमल चॉइस क्या होगा, इस पॉइंट में कंज्यूमर सारा पैसा, अच्छे से समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एमआरएस आईसी का स्लोप लेस देन बजट लाइन का स्लोप। तो यहाँ पे एक ही, जब एक केस आएगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एग्जाम पे आ रहा है एमआरएस इज लेस देन प्राइस रेशियो, तो आप आंख बंद करके यहाँ पे लिख लो कि X2 स्टार जो होता है वो सारा पैसा कंज्यूमर X2 के ऊपर खर्चा करेगा और X1 का कंजम्पशन 0 हो जाएगा, क्योंकि X2 से ज्यादा पर रूपी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, इजी केस। और यहाँ पे क्या होगा कि एमआरएस ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, X1 स्टार इक्वल टू M by P1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा पैसा X1 के ऊपर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन अगर आपको डीएससी, आईआईडीआर व सीयूटीपीजी व ऐसे जो जिस भी एग्जाम देख लो आप, सीए पे जो भी एग्जाम उठा लो, इसमें अगर यूटिलिटी फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर देखो कि हम बोलते हैं कि यूटिलिटी फंक्शन u, और यूटिलिटी फंक्शन u क्या है, फॉर्म देख लो, u x1, x2 इक्वल टू ax1 प्लस bx2, a और b का वैल्यू कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे 3x1 प्लस 2x2, अब बोलेगा कि कंज्यूमर का जो मनी इनकम है वो है 6000, ओके, और प्राइस है ऑफ x1 है 8, प्राइस ऑफ x2 है 2। बहुत ज्यादा इजी केस दिया मैंने यहाँ पे एग्जांपल। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा डायग्राम कुछ नहीं, आपको पता है एमआरएस के साथ बजट लाइन के प्राइस रेशियो को कंपेयर करना है। तो आपको क्या करना होगा कि देखो एमआरएस जो होता है, एमआरएस क्या है, एमआरएस ए बाई बी 3/2, एमआरएस क्यों 3/2 है, इसको समझने के लिए शॉर्टकट बहुत ज्यादा है। शॉर्टकट क्या है, एमआरएस कैसे 3/2 में बोल दिया, ऐसे ही नहीं, क्योंकि देखो एमआरएस क्या होता है, एमआरएस क्या होता है, mu x1 by mu x2, इजी, mu x1 by mu x2, क्यों माइनस नहीं क्यों लग रहा, मॉड वैल्यू ले रहा है। अगर आप समझो यूटिलिटी फंक्शन ऐसा है, ax1 प्लस bx2, mu x1 क्या होगा, डेल u by डेल x1, यहां पे क्या हो रहा है, डेल u by डेल x1 डेल u by डेल x2, डेल u by डेल x1 क्या है, इजी, डेल, इसको अगर x1 के से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x1 के सामने जो कोफिशिएंट है a वो निकल के आ जाएगा a, और अगर x2 से डिफरेंशिएट करेंगे यूटिलिटी फंक्शन को, पार्शियल डिफरेंशिएशन, याद रखना पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x2 के सामने जो कोफिशिएंट है b वो निकल के आ जाएगा, और हमारा एमआरएस निकलेगा a by b, और यहाँ पे a क्या है 3, b क्या है 2,
तो एमआरएस क्या होगा 3/2, जो अल्टीमेटली है A/B। ये है A, ये है B, 3/2। अभी बजट लाइन का स्लोप क्या है, प्राइस रेशियो। बजट लाइन का स्लोप P1/P2 क्या है, हाफ। तो मुझे एक कॉमन सेंस से बताओ कि एमआरएस एंड प्राइस रेशियो से में कौन बड़ा है, एमआरएस ऑलवेज बड़ा होगा। यहाँ पे 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2, तो एमआरएस इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो। तो कौन सा वाला केस, ये वाला केस, जहां पे केस नंबर 1 जो आईसी का स्लोप है इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो। तो इसका मतलब आपके दिमाग में कि बैकवर्ड में आप क्या बनाओगे कि पार रुपये मार्जिनल यूटिलिटी एक्स1 से ज्यादा मिल रहा है, तो अल्टीमेटली आप आंख बंद करके यहाँ पे लिख दो कि एक्स1 स्टार जो आएगा उसमें पूरा मनी इनकम बाय प्राइस रेशियो, पूरा मनी इनकम क्या है 6000। इसको मैं अच्छे से दिखने के लिए बैक में से लिख रहा हूं, तो 6000 बाय प्राइस रेशियो क्या है 1। तो कंज्यूमर सारा पैसा एक्स1 के कंजम्पशन में स्पेंड कर देगा, और कितना यूनिट ऑफ एक्स1 वो अफोर्ड कर सकता है 6000 यूनिट ऑफ एक्स1, और एक्स2 कितना कंज्यूम करेगा 0, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर सॉल्यूशन आ जाएगा, इजी केस। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप सीयूटी पीजी दो, आप आईजीएस दो, सीएफए, बहुत सारे क्वेश्चन में अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन से क्वेश्चन आए तो बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखते हो तो आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट को झटक से आंसर करते हो। तो आज का वीडियो इतना तक ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों करने को बोल रहा हूं, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा बहुत सारी यूटिलिटी फंक्शन, बहुत सारी हिग्स क्लास की बहुत कुछ बाकी है अभी कंजम्पशन में पढ़ने के लिए। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दो। अगर कोई डाउट मन में आ जाए, कुछ पार्ट आपको समझ नहीं आता, तो जरूर कमेंट सेक्शन में उसको बता देना, मैं जरूर ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।